नमस्ते मित्रों, आप देख रहे हैं मनोविज्ञान शाला। दिस साइड साइको एनालिस्ट माधव राजपूत। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था स्ट्रेस डिसऑर्डर को, आज उसी सीरीज का साइकोपैथोलॉजी के सीरीज का आज लेक्चर है एंजाइटी डिसऑर्डर पर, यानी कि चिंता विकृति पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा हुआ है, एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें हम लोग बेसिकली आज फोबियाज को पढ़ेंगे। इसमें कई तरीके से होते हैं। फोबियाज होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर होते हैं, जीएडी होता है, ओसीडी होता है, पीटीएसडी होता है। हम सभी लोग एक एक करके पर्टिकुलर इन सभी पर एक एक वीडियो बना के उसको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं स्लाइड में क्या है। देखिए फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे, प्रारंभ करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि चिंता विकृति। अब चिंता विकृति समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि चिंता क्या है। चिंता बेसिकली एक मनोस्थिति है, यानी एक माइंडसेट है कि जिसमें व्यक्ति को आशंका, असुरक्षा या भय इस तरीके की चीजें लगा करती है, वो उन चीजों को अपने ऊपर हावी किया करता है। तो इस चीज को ही चिंता कहते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर चीज को ले लिया, उसको अपने माइंड में बार बार रिपीटेडली दोहराता है, जैसे कि किसी चीज से असुरक्षा है या किसी चीज का भय है, तो इस तरीके की चीज को हम लोग चिंता का नाम देते हैं। और जब ऐसे ही व्यक्ति के अंदर ज्यादा सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, उसी को चिंता विकृति कहते हैं। अब इसी चीज को आगे एक्सप्लेन करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, चिंता विकृति के जो प्रकार बताए गए हैं, जैसे अभी पिछली बार बताया कि फोबियाज आएंगे आपके, इसमें पैनिक डिसऑर्डर पीडी आएगा, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जीएडी आएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी आएगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि पीटीएसडी आएगा। अब फोबियाज में जो भय होता है बेसिकली उस पर चर्चा की जाती है। पैनिक डिसऑर्डर में मतलब पैनिक अटैक आते हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में कारण क्या होता है, सामान्य जो चिंता होती है उस पर चर्चा की जाएगी। ओसीडी कंपल्सिव मतलब एक ऐसी अनचाही चिंता है जो व्यक्ति चाहता भी नहीं फिर भी उसके ऊपर हावी होती है। इन सभी चीजों पे ओसीडी पे चर्चा करी जाएगी। और पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक, इसमें ट्रॉमास के स्ट्रेस के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, उन पे चर्चा की जाएगी। आज बेसिकली सभी को हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियोस के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आज नंबर है फोबियाज का पढ़ने का। आइए चलते फोबियाज के बारे में जानते हैं। फोबियाज देखिए, फोबियाज या इसको फोबिक डिसऑर्डर भी हम लोग कह सकते हैं। फोबिक डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है, किसी चीज का स्पष्ट भय कि इस चीज से हमको बहुत ज्यादा भय है या बहुत ज्यादा खतरा है, इस तरीके की भावना आपके अगर आपको है तो आपको आएगी, या किसी सामने वाले व्यक्ति को है तो उसको आएगी। फोबिया बेसिकली तीन तरह के होते हैं। क्या? स्पेसिफिक फोबियाज, एगोराफोबियाज एंड सोशल फोबियाज, मतलब विशिष्ट दुर्भीति, एगोरा दुर्भीति और सामाजिक दुर्भीति। इन्हीं पे अभी हम लोग पर्टिकुलर चर्चा करेंगे। सोशल फोबिया क्या होता है, एगोरा फोबिया क्या होता है, और आपका स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है। अब स्पेसिफिक फोबिया यानी किसी विशिष्ट चीज से व्यक्ति को भय, या जिसकी आप काउंसलिंग कर रहे हैं उसको भय, तो इस चीज को कहते हैं स्पेसिफिक फोबिया। एगोराफोबिया, एगोराफोबिया हम जाना आता है, एगोरा का स्पष्ट अर्थ होता है कि किसी जगह या किसी स्थान। व्यक्ति ऐसा एगोराफोबिया से पीड़ित व्यक्ति सामान्य भीड़ भाड़ की जगहों पर जाने से बचा करता है, उसको एगोराफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सामाजिक दुर्विधि। ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज से कटकर रहना चाहता है, उसको दूरी पसंद है सामाजिक रूप में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये हम लोगों ने कुछ विशिष्ट दुर्विधि के उदाहरण निकाले थे। जैसे कि विशिष्ट दुर्विधि में आता है पशु दुर्विधि, एनिमल फोबिया, और दूसरा है निर्जीव वस्तुओं से फोबिया। अभी आगे देखेंगे इंजरी और ब्लड से संबंधित जो फोबिया है। विशिष्ट दुर्विधि में देखें, जैसे लोग कहते हैं हमको कुत्ते से भय है, हमको गाय से भय है, सांड से भय है, इस तरीके के जानवरों से भय होता है। ये देखिए, कुत्ते से भय, मकड़ा से भय, चिड़िया, रोगाणु से भय, घोड़े से, बिल्ली से, सांप से, अलग अलग तरीके से किसी को किसी भी जानवर से भय हो सकता है। वो उसका पर्सनल एक विशिष्ट इसीलिए बोला जाता है कि हर व्यक्ति को अलग अलग चीजों से भय हो सकता है। और नेक्स्ट जब निर्जीव वस्तुओं से देखेंगे कि किसी को जल से भय, अंधेरे से भय, ऊंचाई से भय, आंधी तूफान से, अकेलेपन से भय, आग से भय, हवाई यात्रा बंद जगह, इस तरीके से अलग अलग निर्जीव वस्तु से। किसी को लकड़ी से भय होता है, वो कोई पानी में नहीं जाना चाहता। किसी को ऊंचाई से भय होता है, किसी को भय होता है भाई हम दूर रहे, किसी के पास न जाए, किसी को भय रहता है कि ये चीज कर ली तो इतना ज्यादा भय होगा। ये निर्जीव जो पर्टिकुलर अलग अलग स्पेसिफिक होते हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या बताया गया है, इलनेस, इंजरी एंड फोबिया, और दूसरा है ब्लड ब्लड इंजेक्शन एंड फोबियाज। इलनेस, इंजरी, अब इसमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति को उसके बीमारी हो जाएगी, इन सब चीजों से व्यक्ति डरा करता है। जैसे ये देखिए, अवॉइडिंग पीपल और प्लेस, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, लोगों से बचता है और विशेष जगहों पर जाने से बचता है। जैसे रिपीटेडली चेकिंग ऑफ द साइन ऑफ इलनेस, हमेशा वो व्यक्ति चेक किया करता है मेरा बुखार तो नहीं, खांसी जुकाम तो नहीं है, कोई चीज ऐसी हावी तो नहीं हो गई मेरे ऊपर, टाइफाइड, पीलिया, इस तरह की चीजें तो नहीं हो गई। इस तरह की चीजें अपने माइंड में व्यक्ति तो सर्च किया करता है। और दूसरा जो ब्लड और इंजेक्शन
रक्त सुई दुर्गति, ये बड़ा ही फेमस होता है छोटे बच्चों में अधिकतर, या फिर महिलाओं में इसको ज्यादा देखने को मिलता है। हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ, मतलब अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा चिंता। दूसरा एग्रीगेटिव सिम्टम्स एंड डियर सर्विटी। अब जैसे ये ब्लड वाला इसमें सिंबल दिख रहा है, आप सभी लोग इस पर देख सकते हैं, इसीलिए इसमें कहा गया है रक्त सुई दुर्गति। कुछ लोग होते हैं सुई देख लिए बहुत ज्यादा डर गए, अरे भाई खून देख लिया, कहीं एक्सीडेंट होता है लोग खून देख के डर जाते हैं, उनको होता है ब्लड इंजेक्शन फोबिया, मतलब ऐसे लोगों को रक्त और सुई से भय होता है स्पष्ट। नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे तब आप लोग देखेंगे एगोराफोबिया। देखिए आप लोग स्पष्ट, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में बताया, एगोराफोबिया यानी कि इसका सार्वजनिक जो अर्थ होता है, ग्रीक भाषा में एगोरा का अर्थ होता है सार्वजनिक स्थल, मतलब जो एक सामान्य स्थल होते हैं, जैसे पार्क में भीड़ लगी होती है या मेला है या इस तरीके की चीजें, ये सार्वजनिक रूप से, जैसे कोई कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पे सार्वजनिक लोग एकत्रित होते हैं, इसको कहा जाता है सार्वजनिक स्थान। अब ऐसे स्थान पर आप जब इस व्यक्ति पर नजर डालेंगे इस चित्र में, किस तरीके से ये भय को अपने प्रदर्शित कर रहा है, इसके चारों तरफ आसपास लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों को भय लगा करता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति हमको हार्म करेंगे, कोई नुकसान पहुंचाएगा या कुछ ऐसा कर सकता है, तो मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, इस तरीके की सभी चीजों से जो डरा करता है उसको कौन सी फोबिया होती है, एगोराफोबिया। इस तरीके के हम लोग स्पष्ट रूप से इसमें देख सकते हैं। अभी हम लोग एक चित्र और देखेंगे, उसमें और आपको अच्छे से स्पष्ट होगा। देखिए यहाँ पे जो ये व्यक्ति है, ये भीड़ में है और इसको अनचाहा एक ऐसा डर है कि हम भीड़ में हैं, हमको कोई हार्म कर सकता है, हमको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, या ऐसे व्यक्ति भीड़ में जाने से सबसे पहले तो बचाव करते हैं, वो जाना ही नहीं चाहते, अपने घर में रहते हैं कि हम एकांतवास में जी लेंगे, वो ठीक है, हम भीड़ भाड़ में ना चाहिए, हमें भैया बहुत दिखला जाते हैं, वहां पे नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से सिम्टम जो प्रदर्शित होते हैं वो एगोराफोबिया में सिम्टम्स। तो दो हो गए आपके, कौन कौन से हो गए, स्पेसिफिक और दूसरा एगोराफोबिया। अब नेक्स्ट जो बाकी था वो था सोशल फोबिया। अब सोशल फोबिया को हम लोग जब देखेंगे, सोशल फोबिया में दो चीजें दिखाई पड़ते हैं। सोशल फोबिया मतलब सामाजिक दुर्विधि, ऐसा व्यक्ति जो समाज से कट के रहना चाहता है। इसमें आ जाता है विशिष्ट सामाजिक दुर्विधि, एक कोई विशेष परिस्थिति में जहाँ पे व्यक्ति को तनाव या घबराहट का महसूस होता है, ऐसा व्यक्ति विशिष्ट वाले उसमें आ जाता है। दूसरा वाला आता है सामान्यीकृत सामाजिक दुर्विधि, ऐसा जनरलाइज मतलब साधारण भी सामाजिक परिस्थिति है, वहां भी व्यक्ति को घबराहट होगी, तनाव होगा, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, सामाजिक परिस्थितियों से वो बचाव होता है। वही व्यक्ति अगर आप लोग काम देंगे तो अकेले में व्यक्ति अच्छे से कर सकता है, लेकिन अगर आप उसको बोल दिए कि वो सामाजिक रूप से कर ले, सबके साथ में मिलकर कर ले, तो ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता। जैसे आप लोग इस चित्र में समझेंगे, ये इस चित्र में आप यहाँ से समझिए, ये देखिए कि किस प्रकार से एक व्यक्ति है जो बीच में खड़ा हुआ है, लेकिन वो अपने समाज में जाने से क्या कतराता है, चीजें डरता है, अपनी चीजें एक्सप्रेस करने से डरता है, बाहर निकालने से डरता है, उसको ऐसा लगता है कि हम बाहर जाएंगे लोग चीजें जज करेंगे, चार सवाल करेंगे, चार प्रश्न करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सोशल फोबिया होता है, समाज का भय, समाज का भय, और ये सारा कुछ क्रिएट किया जाता है उसके माइंड में, मेंटल प्रोसेस में। नेक्स्ट स्लाइड में और आसानी से आप समझेंगे। ये देखिए किस तरीके से व्यक्ति बैठा हुआ है और सभी लोग उसको इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये आप ऐसा, आप ऐसा, आप ऐसा, आप ऐसा करें। ये स्पष्टता नहीं दिखता है कि लोग इसको उंगली, इस व्यक्ति के मेंटल प्रोसेस, इसकी मना स्थिति, जैसे कि प्रारंभ में हम लोगों ने बताया, चिंता एक मना स्थिति है, इनकी मना, इन व्यक्ति की मना स्थिति ऐसी है कि लोग इनको बोलेंगे, समाज में अगर ये जाएंगे तो किस तरीके से इनको अलग अलग चीजें सुनने को मिलेंगी या ऐसा कुछ करने को मिलेगा। तो ये एक सामाजिक फोबिया का वो हो जाता है, जिसके अंदर ये स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे इनका बेसिकली कारण क्या होता है और इनका निवारण क्या हो सकता है। लेकिन इस बात को हम लोग को स्पष्ट समझना पड़ेगा कि जहां कारण है वहीं निवारण है। जैसे ही आप लोग कारण समझ लेंगे, आप लोग तुरंत उसका निवारण कर लेंगे। देखिए बेसिकली जो चिंताओं का कारण होता है या फोबियाज का कारण, जो हम लोग फोबिया अभी पढ़ रहे हैं, उनका कारण क्या होता है। जैसे व्यक्ति ने देखा स्पेसिफिक फोबिया, जैसे अभी कुत्ता बिल्ली वाला भय देखा था, व्यक्ति के मन में बचपन से ऐसी चीज आ जाती है कि कुत्ते ने काट लिया तो उससे भय लगने लगा, या किसी जानवर को देखे उससे भय लगने लगा, तो बचपन से उसके माइंड में फिक्स हो जाता है कि उसको उस चीज से डरना है। तो बेसिकली कारण ये होता है, जो बचपन से जनरेट होकर उसके मेंटल प्रोसेस बनता है, उसी से ही सारा ये क्रिएट होता है, उसी का निवारण वहीं से मिलता है। उस व्यक्ति को उसी के पास ले जाइए, उसी पशु के पास रखिए, धीरे धीरे वो चीजें कम होती चली जाएंगी। इस तरीके से जब अगर वो नहीं भी कम होता, आप साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट उसका और अच्छे से ब्रीफली करके आपको समझा सकता है। अब जब हम लोग देखेंगे कॉज में चार तरीके के आते हैं। देखिए कॉज किस प्रकार से, ये साइकोडायनामिक थ्योरी के अकॉर्डिंग,
बिहेवियरल थ्योरी, कंडीशनिंग और मॉडलिंग, कॉग्निटिव थ्योरीज, बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ फोबियाज। अब देखिए साइकोडायनेमिक थ्योरीज में क्या होता है, इसकी मानसिक अचेतन में जो घटनाएं चलती हैं उसके कारण वो फोबिया यानी डर का कारण बन जाता है, उसके मानसिक जो साइकोडायनेमिक अचेतन में जो उस घटनाएं होती है। बिहेवियर थ्योरी वो किस तरह के व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसने कंडीशनिंग मतलब उसने व्यक्ति ने एक बार जो चीज सीखी उसी चीज से वो बार बार डरने लगा, उसने उस चीज की कंडीशनिंग कर ली, तो ये हो जाता है कंडीशनिंग। अब मॉडलिंग क्या हो जाता है, किसी सामने वाले व्यक्ति ने अगर किसी पर्टिकुलर चीज के भय प्रदर्शित किया तो वो व्यक्ति भी उसी चीज से भय प्रदर्शित करने लगता है। ये आपके लिए भी लागू है, अगर आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं उसके लिए भी लागू है। नेक्स्ट आ जाता है कॉग्निटिव थ्योरी, मतलब संज्ञान, जैसे कि हमने बताया जो उसके संज्ञान में क्या भरा हुआ है उससे उसका कारण निकल के आता है कि जो उस व्यक्ति के संज्ञान में है उसी से व्यक्ति को ज्यादा भय लगता है, उसी तरीके से वो भय फोबिया का प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ फोबिया। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जो अनुवांशिक गुण होते हैं सबसे ज्यादा वो इफेक्ट करते हैं, और यही जो कारण होता है कि बच्चों को अगर किसी चीज का डर नहीं है लेकिन अनुवांशिक उनके घर में किसी जैसे किसी बड़े के, उनके माता पिता के या दादी बाबा के किसी चीज से फोबिया है, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि उस व्यक्ति में भी उस चीज का फोबिया पाया जाता है। अब इसके निवारण के रूप में भी अगर देखेंगे तो यही सारे पॉइंट निकल के आएंगे, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया, दुर्विधि का उपचार, और कॉज एंड एटियोलॉजी ऑफ फोबिया, मतलब दुर्विधि के कारण, दुर्विधि के कारण आपने समझे। अब इनका उपचार क्या हो सकता है, दुर्विधि फोबिया का उपचार क्या हो सकता है, साइकोडायनेमिक थ्योरी अकॉर्डिंग, बिहेवियरल थ्योरी अकॉर्डिंग, कॉग्निटिव थ्योरी अकॉर्डिंग, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। साइकोडायनेमिक थ्योरी जो अचेतन मन में घटनाएं हैं उनको बाहर निकाल के उनको स्पष्ट करके उसको समझाया जा सकता है व्यक्ति की, उसकी काउंसलिंग की जा सकती है। बिहेवियरल थ्योरी, बिहेवियरल में उसके जो व्यवहार है उनमें बदलाव करके उनको धीरे धीरे समझा करके उनको चीजों को सेपरेट कर करके अलग अलग विचारों को अलग अलग स्थापित करके व्यक्ति को समझाया जा सकता है। कॉग्निटिव थ्योरी जो उसके संज्ञान में चीजें बसी हुई हैं उनको स्पष्ट किया जा सकता है कि ये चीज ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, अगर टाइप ए है तो टाइप बी भी हो सकता है। इस तरीके से डिफरेंशिएट करके व्यक्ति की काउंसलिंग की जा सकती है, उसको अच्छे से समझाया जा सकता है। और बायोलॉजिकल फैक्टर में आप जब देखेंगे, जब व्यक्ति का चिंता और फोबिया वाला ज्यादा फैक्टर हावी हो जाता है जो काउंसलिंग से संभल नहीं पाता है, तो ऐसे लोग साइकोलॉजिस्ट की जगह साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो दवाई रिफर नहीं कर सकता, साइकाइट्रिस्ट जो होता है आपको दवाइयां भी दे सकता है। इसी तरीके से हाल ही में जो दवाई फेमस हुई है एंग्जाइटी को कम करने के लिए, वो है अल्प्राजोलम। अल्प्राजोलम नाम की एक दवाई है, आप लोग इसको सुन के खाइएगा मत, डिस्क्लेमर में बता दे रहे हैं, ये केवल पढ़ाने के लिए है कि अभी हाल फिलहाल में जो दवा फेमस हुई है वो है अल्प्राजोलम, जो एंजाइटी को कम करने में, बायोलॉजिकल फैक्टर में बहुत ज्यादा मदद करती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि अभी हम लोग ने फोबियाज देखा, इसी तरीके से पैनिक डिसऑर्डर देखेंगे, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर देखेंगे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देखेंगे, और जो हम लोगों का था जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर उसको देखेंगे। सभी का पर्टिकुलर वीडियो आएगा, आप लोग साथ में बने रहिएगा। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 आया है, पार्ट 1। अब इसी का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आएगा, आप लोग साथ में बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, धन्यवाद।